जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हम दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 2023 टू 2024। यानी आप लोग जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ये लोग 2024 में बोर्ड का एग्जाम देंगे और हम लोग आज पढ़ेंगे। ये दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर हम लोग का हो चुका है इस चैप्टर का, ये दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। वीडियो देखने वाले आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको बताई जाएंगी वो केवल बताई जाएंगी, लेकिन जो छात्र जो बच्चे महामना इंस्टीट्यूट में आकर के एडमिशन लेंगे उनको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की सुविधा उपलब्ध होगी और उनको नोट भी लिखवाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो, आप बढ़िया से पढ़ें भी और आपको बहुत अच्छा नोट भी मिले, तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए ताकि। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि वाराणसी के जो जाने माने विशेषज्ञ हैं वो यहां क्लास लेते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी क्लास चलते हैं आपके और सब वाराणसी के जाने माने विशेषज्ञों के द्वारा क्लास लिए जाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग अति शीघ्रता करें और तुरंत एडमिशन लेकर के अपना स्थान सुरक्षित करा लें। फिलहाल चलिए आज हम फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का दूसरा लेक्चर मैं शुरू करने जा रहा हूं और दूसरा लेक्चर में हम आपको कूलाम का नियम बताएंगे। देखें, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश का मतलब क्या हुआ? अगर पहला आवेश धन आवेश है, दूसरा भी धन आवेश है, तो ये सजातीय आवेश हो जाएंगे। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और ये भी हो सकता है जैसे मान लीजिए पहला ऋण आवेश है, दूसरा भी ऋण आवेश है, तो ये सजातीय आवेश, ये दोनों सजातीय आवेश हैं, ये दोनों सजातीय आवेश हैं। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है, तो ये विजातीय आवेश हो जाएगा और ये विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल होता है और आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो बल होता है इसको हम वैद्युत बल कहा करते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। एक चीज हम आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। तो पूरा सिलेबस हम लोगों को बहुत बढ़िया से तैयार करना है कि जैसा पेपर इस साल के बच्चों का हुआ है उनसे भी अच्छा पेपर आप लोगों का हो। इसलिए हम लोग बहुत अच्छी तरह से प्रत्येक छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार करते रहेंगे। तो वैद्युत बल की डिफिनीशन आप याद रखे रहिए अच्छी तरह से कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। जवाब दिया करिए, ठीक ना? आवेशों के बीच लगने वाले जो बल होते हैं उनको हम वैद्युत बल कहा करते हैं। और वैद्युत बल कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक आकर्षण बल होता है और दूसरा प्रतिकर्षण का बल होता है। इसको बहुत अच्छी तरह से आप तैयार रखे रहेंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए एक बात और मैं आपको बता दूं
कि आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल तब भी कार्य करता है जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु हो तो भी काम करता है, और अगर दोनों आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात हो ना तो भी वैद्युत बल कार्य करता है। तो ये चीज आप बहुत अच्छी तरह से याद में रखे रहेंगे कि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम अगर निर्वात होगा तो भी, तो ये बात आप सबको अच्छी तरह से याद रखना होगा कि आवेशों के बीच का माध्यम वायु होगा तो निर्वात होगा तो, या आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो, प्रत्येक स्थिति में यह वैद्युत बल कार्य करता है, यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इस संबंध में हम आपको बता दें कि सन 1785 ईस्वी में, सन याद रखे रहिएगा, सन 1785 ईस्वी यानी 1785 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुलाम। ठीक ना, कुलाम नाम यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुलम्ब कहते हैं और हिंदी में कुलाम कहते हैं। तो अब समझे आप अच्छी तरह से, सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक कुलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम प्रस्तुत किया, जिस नियम को हम कुलाम का नियम कहते हैं। और कुलाम का नियम क्या है जरा ध्यान पूर्वक देखें। तो अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हो, और प्रश्न ये उठता है कि दोनों बिंदु आवेश स्थिर कब कहलाएंगे। देखें, एक पहली बात तो ये बिंदु आवेश है, तो वह आवेश जो बिंदुवत होगा उसको बिंदु आवेश कहेंगे। तो पहला बिंदु आवेश ये है, दूसरा बिंदु आवेश ये है, और स्थिर बिंदु आवेश कब कहेंगे, जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। ये जो दोनों आवेश हैं, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्थिर रहे, बीच की दूरी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बिंदु आवेश स्थिर बिंदु आवेश हैं। अब देखिए, आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है, और आवेश की खोज किसने किया था, कुलाम ने किया था। भूल जाते हैं आप लोग, आवेश की खोज कुलाम ने किया था, इसलिए आवेश का मात्र क्या होता है, कुलाम होता है। और कुलाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितनी बात आपसे पूछी जाए उतना अच्छी तरह से, और जितना बताया जाए, जितना आपको नोट लिखवाया जाए, घर जाकर के खूब अच्छी तरह से उसको तैयार करके दूसरे दिन आया करिए, और पूछा जाए तो आप बताया करिए। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। अब एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, कुछ बुक में आवेश को कैपिटल Q से प्रदर्शित किया गया है, कहीं स्मॉल q से प्रदर्शित किया गया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो पहला आवेश है ये Q1 है, Q1, और ये दूसरा आवेश है ये Q2 है, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है, और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल F है। तो चले आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको कुलाम का नियम, जैसा कि हमने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, और दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो वैद्युत बल होता है। वैद्युत बल आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो कुलाम का नियम क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, हम आपको कुलाम का नियम बता रहे हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा
उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का स्टेटमेंट आपसे जब बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न में कूलाम के नियम का स्टेटमेंट दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका नियम है या कूलाम के नियम के अनुसार। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चलें जरा ध्यानपूर्वक देखें। अगर इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लें और दोनों समीकरणों को अब हम मिला देते हैं। देखिए, समझाने के लिए तो आपको मैं विधिवत समझाऊंगा, लेकिन नोट में वही चीज मैं बनवाऊंगा जो आपके लिए अति आवश्यक होगा, जिसको आप बढ़िया से पढ़ें और बढ़िया से पढ़ें तो आपको 100% मार्क मिले फिजिक्स में। वही चीज हम आपको बताएंगे और इसलिए अभी से तैयार करते जाइए, क्योंकि एग्जाम आपका जनवरी में ही होने वाला है। 1 महीने की कमी हो गई आपके प्रिपरेशन में, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, इन दोनों समीकरणों को हम मिलाते हैं। तो जब दोनों समीकरणों को हम मिला देंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आपको मालूम है कि अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हम हटाते हैं तो कांस्टेंट जोड़ते हैं। चलिए, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हम यहां से हटा रहे हैं और यहां से जब हटाएंगे तो कांस्टेंट यहां हम C जोड़ रहे हैं। ये C इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब हम आपको ये बता दें कि ये C जो है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और ये आप ध्यान में रखे रहिए कि यह अनुक्रमानुपाती नियतांक किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यह C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यह अनुक्रमानुपाती नियतांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको आपको याद रखना होगा। तो पहली बात यह है कि दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है उस माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरी बात, इन दोनों आवेशों पर निर्भर करता है। और तीसरी बात यह है कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल पे निर्भर करता है। तो ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यह अनुक्रमानुपाती नियतांक 4 बातों पे निर्भर करता है। इन चारों बातों को जिसको हमने बताया, इसको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। अब हम आपको ये बता दें कि प्रयोग के द्वारा C की वैल्यू निकाली गई और C की जो वैल्यू निकाली गई थी ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोग इसको एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं और कुछ लोग एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। एप्सिलॉन 0 कहेंगे तो भी ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कहेंगे तो भी ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट जहां होगा वहां निर्वात हो जाएगा, तो निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। और फिर ये हो जाता है यहाँ पर के जो है माध्यम का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि ये परावैद्युतांक होता क्या है, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा। इसको आप अच्छी तरह से याद में रखे रहिएगा। तो परावैद्युतांक जो है, यह एक परावैद्युत पदार्थ जो होता है, पहले परावैद्युत पदार्थ समझ लीजिए। तो परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ होते हैं और कुचालक पदार्थ में क्या क्या होता है? कागज हो सकता है, फोम हो सकता है, दफ्ती हो सकता है, तेल हो सकता है। ये सब परावैद्युत पदार्थ। और जानते हैं परावैद्युत पदार्थ की क्या विशेषता होती है?
परावैद्युत पदार्थ की विशेषता ये होती है कि परावैद्युत पदार्थ सामान्यतया कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कागज है, कागज कुचालक की तरह व्यवहार करता है, दफ्ती जो है कुचालक की तरह व्यवहार करता है, तेल जो होता है कुचालक की तरह व्यवहार करता है, फोम कुचालक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब इनको हम वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं ना, तो वैद्युत क्षेत्र में ले जाने के बाद इसके एक तरफ आ जाता है धन आवेश और दूसरे तरफ आ जाता है ऋण आवेश। यही परावैद्युत पदार्थ की विशेषता होती है। और परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक की भी डिफिनीशन हम आपको बताएंगे। तो अब आप अच्छी तरह से याद रखे रहिए कि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक सदैव 1 से अधिक होता है। कोई भी परावैद्युत पदार्थ हो तो परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है वह सदैव 1 से अधिक होता है। केवल वायु अथवा निर्वात के लिए परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक 1 होता है। अच्छी तरह से इन सारी बातों को आप याद रखे रहेंगे। और अगर धातु है तो धातु का परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है। धातु, कोई भी धातु हो, धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। धातु में एल्यूमिनियम है, तांबा है, चांदी है, सोना है, कॉपर है, ये सब धातुएं हैं। तो आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि धातु का परावैद्युत पदार्थ, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। जब पूछा जाए तो आप जवाब दिया करिए अच्छी तरह से। तो अब चले आप जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये चीज आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। इसको तो हम आगे चल करके आपको इसकी डिफिनीशन भी बताएंगे परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक की। तो अब जो है इसकी वैल्यू यहां रख दिया जाए, तो इसकी वैल्यू यहां रख दिया जाएगा तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र को हम कह सकते हैं कूलाम के नियम का सूत्र। यह सूत्र कूलाम के नियम का सूत्र है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो वायु अथवा निर्वात के लिए जैसा कि हमने बताया कि K की वैल्यू जो होती है वो 1 हुआ करती है। तो K की वैल्यू 1 हम रख देंगे। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये भी कूलाम का नियम मिला आपको। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही निकाली गई, प्रयोग के द्वारा ही निकाली गई। और इसकी वैल्यू जानते हैं क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है 9 × 10⁹। अब जरा इसका मात्रक हम लोग निकाल लें। इसका मात्रक देखें कि इसका मात्रक क्या होता है। यहाँ से इसकी वैल्यू आप निकालिए, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको। FR स्क्वायर अपान Q1 Q2 हो जाएगा। तो F बल है, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और ये R दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो दूरी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और फिर नीचे Q1 आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, Q2 भी आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो अब यहाँ पर Q1 का मात्रक कूलाम, Q2 का मात्रक कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। देखें 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। अच्छा, अब हम यहाँ से कूलाम की डिफिनीशन निकाल सकते हैं। देखें अब यहाँ पर कूलाम की परिभाषा देखा जाए कि कूलाम की क्या परिभाषा होगी। तो अगर यहाँ पर Q1 का मतलब पहला आवेश और Q2 का मतलब दूसरा आवेश, पहला आवेश दूसरा आवेश
और फिर अगर यह 1 कूलाम के इक्वल हो, यहाँ पर हम कूलाम की डिफिनीशन आपको बताने जा रहे हैं कि अगर Q1 का मान भी 1 कूलाम हो और Q2 का मान भी 1 कूलाम हो और इसके बाद इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो R है, अगर इस R की वैल्यू भी 1 मीटर के इक्वल हो, तो अब चलें देखें R की वैल्यू अगर 1 मीटर हो तो सबकी वैल्यू रखें और सबकी वैल्यू रख करके देखते हैं कि इसका मान क्या मिलता है। तो देखें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू हम रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁹ और फिर Q1 के जगह पर 1 और Q2 के जगह पे 1, R के जगह पर भी 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 हो जाएगा, यानी F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹ और फोर्स है तो फोर्स का मात्रक न्यूटन होगा, बल है तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें कि अब हम यहाँ पर बल, यहाँ पर कूलाम की परिभाषा देने जा रहे हैं। तो कूलाम क्या है समझ लीजिए, वायु अथवा निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए एकांक आवेशों के बीच लगने वाला बल अगर 9 × 10⁹ न्यूटन हो तो वह आवेश 1 कूलाम के बराबर होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। और आपको मालूम है कि कूलाम जो होता है ये आवेश का मात्रक होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू रख दें तो देखें वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ और ये हो जाएगा Q1 Q2/R²। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। तो ये जो है देखिए, ये जो पहला नियम है ये कूलाम के नियम का सूत्र ये भी है, कूलाम के नियम का सूत्र ये भी है और कूलाम के नियम का सूत्र ये भी है। इसको अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो ε0 या जिसको ε0 भी कह सकते हैं, अलग अलग पुस्तक में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। किसी में ε0 कहते हैं, किसी में ε0 भी कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से रखे रहें दिमाग में कि ये ε0 जो होता है ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। निर्वात की वैद्युतशीलता, अब निर्वात की वैद्युतशीलता की जरा वैल्यू हम लोग निकालें। देखिए निर्वात की वैद्युतशीलता की वैल्यू क्या होती है, हम लोग यहीं से निकालेंगे। तो 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अगर इसको रिवर्स कर दें हम लोग तो चलिए रिवर्स करके देखते हैं क्या मिलता है। अगर इसका रिवर्स कर देंगे यानी अंश हर में आ जाएगा, हर अंश में आ जाएगा। अगर इसका हम रिवर्स कर देंगे तो 4πε0 इज इक्वल टू, रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स करेंगे तो 1/9 × 10⁹ हो जाएगा और मात्रक भी चेंज हो जाएगा। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, मात्रक भी रिवर्स हो जाएगा। तो मात्रक जब रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब जो है हम ε0 की वैल्यू यहां से निकालने जा रहे हैं। ε0 की वैल्यू अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा, देखें ε0 की वैल्यू हम यहां से निकाल रहे हैं 1/9 × 10⁹ और ये हो जाएगा आपका 4π। मात्रक हर जगह लिखना जरूरी नहीं है, जहां जरूरत होगा वहां मात्रक लिख लेंगे। अब इसके बाद हम इधर बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो अब देखें, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ε0 इज इक्वल टू, देखिए वैल्यू ये हो जाएगा 1/9। और जानते हैं क्या करते हैं, ये जो 10⁹ है ना, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो अगर 10⁹ हम ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो 10⁻⁻9 हो जाएगा और इसके बाद ये नीचे है 4 और फिर हो जाएगा पाई।
पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, तो या तो 22/7 लिख दें या 3.14 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए 3.14 ही लिख लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे पहले 100 से गुणा कर दिया जाए। तो अगर ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, देखें ऊपर 100 आ गया और नीचे भी 100 से गुणा कर दिए, तो ये 314 हो गया। अब इसको फिर कटाया जाए तो 4 से इसको कटा देंगे तो 25 हो जाएगा। अब फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ऊपर हो गया 25 और नीचे हो गया 9 × 314 और फिर ये हो गया आपका, देखें ये ऊपर हो गया 10⁻⁻⁹। एक काम करते हैं हम लोग, 1000 से गुणा और 1000 से भाग देते हैं। तो अगर 1000 से गुणा करते हैं तो देखिए 1000 से गुणा करेंगे तो 25,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। और फिर अगर 1000 से, बल्कि 1000 के जगह पे अगर 10,000 से भाग दें और 10,000 से गुणा करें तो और अच्छा होगा, ठीक है। या चलिए 1000 से ही गुणा भाग करते हैं, तो 1000 से गुणा कर दिए और हम 1000 से भाग दे दिए। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अच्छा, हम चाहे तो 2 से इसको कटा भी सकते हैं। देखिए 2 से इसको कटा देंगे तो ये 157 हो जाएगा, 157 हो जाएगा। और फिर 2 से इसको कटा देंगे तो ये 25,000 है, तो ये हो जाएगा आपका 12,500 हो जाएगा। और फिर क्या मिलेगा, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 12,500 और नीचे हो गया 9 × 157। तो 9 में 157 का गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 × 7 63 हो जाएगा, हासिल 6 हो गया। और 9 × 5 = 45 और 45 और 6 51 हो जाएगा, 1 हो गया, हासिल हो गया 5। और फिर 9 × 9 9 × 5 14 हो जाएगा। और फिर ये जो 1000 है ना, 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं और 10⁻³ ऊपर लेके चले जाते हैं तो ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻9 पहले से ही है और ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 × 3 = 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 12,500 में ये 1413 से भाग दे दिया जाए, तो 1413 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8.85। भाग दीजिएगा, लगभग यही आएगा। ये 8.85 × 10⁻12 और मात्रक हम लोग यहाँ निकाले थे, मात्रक यही हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कूलाम का स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं यहीं से। तो बीमा निकालने के लिए इसको हमें जो है MKS से पद्धति में बदलना होगा। लेकिन एक बात हम आपको बता दें यहाँ से कि हम लोग एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आपने देखा है, ये मात्रक SI पद्धति में आप देखे हैं, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम इसका मात्रक MKS से पद्धति में बताएंगे और MKS से पद्धति में इसका मात्रक बताने के बाद इसकी बीमा भी बताएंगे। इसके बाद परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक की डिफिनेशन भी देखी जाएगी और इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी जो अगला लेक्चर होगा इन सारी चीजों को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और इसके बाद कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप होता है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप भी देखेंगे। और फिर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके साथ साथ ढेर सारे डेरिवेशन जिनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म में। तो अब जो है ये जितनी चीजें आपको बताई गई हैं उतनी चीजें तो आप अच्छी तरह से याद रखे रहिए। और इसके बाद जो स्टूडेंट यहाँ क्लास में पढ़ते हैं उनको इसका नोट भी बनवाया जाएगा। और फिलहाल जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं फिर से बता दूं कि आप लोग कहीं भी हो, आप जो है महामना इंस्टीट्यूट में आकर के एडमिशन ले लीजिए। सभी क्लासेस शुरू हो गए हैं 9 से लेकर के 12 तक, यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड, और फिर साइंस आर्ट और कॉमर्स सबके क्लास चलने शुरू हो गए हैं। और हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये
ये है कि यहाँ पर पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सभी लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं, और पढ़ाई हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि पूरे वाराणसी में सबसे कम मूल्य में सबसे अच्छी पढ़ाई हम लोग देते हैं। इसलिए आप लोग शीघ्रता करेंगे तो आपका भविष्य जो होगा, आपका लाइफ जो होगा वो सिक्योर होगा। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपका मैसेज हमारे पास आ पाएगा। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हम लोगों का मैसेज हमारे पास नहीं आ पाएगा। और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ें और फिजिक्स के बहुत अच्छे जानकार हो। फिलहाल हमारे तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.